हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 10 को। इससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में 9 अध्यायों को पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो आप जाइए और उन्हें देखिए और समझिए कि एनसीईआरटी का यूज़ आप किस प्रकार कर सकेंगे अपने एग्ज़ाम्स में, अपने डेली के तथ्यों के संग्रहण में। ठीक, तो और आपको तो ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों ये बात कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी से ही कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल आते हैं और एनसीईआरटी से बढ़िया कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, जिसमें तथ्यों का बहुत अच्छे तरीके से क्रमबद्ध संजोया गया है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। ये लड़का है जिसका नाम है अरविंद। ये कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है, उसके बारे में एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही है। देखिए क्या कर रहा है अरविंद। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी। और ये काम देखो किस पे शोभा देता है, समुद्रगुप्त पे। और कविता का पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। अरविंद के दिमाग में बात सोचने लगा कि एक संगीत गाने और राजा कौन हो सकता है जो वीणा भी बजाता था और कविता भी पढ़ता था और लड़ाइयाँ भी करता था। ठीक है, अब आप उसका नाम बताएंगे। मैंने आप बता चुका हूँ और आप कमेंट में उसको लिखेंगे, समुद्रगुप्त। ठीक है, ये वीणा भी बजाता था और लड़ाई में भी निपुण था और कविता भी पाठ करता था। देखिए क्या बताती हैं हमारी प्रशस्तियां। देखिए क्या बताती हैं प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किससे मिलती है? इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ से। और समुद्रगुप्त के जो मंत्री या कवि थे उनका नाम क्या था? हरिशेन। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे अध्याय 9 में गौतमी पुत्र सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। हमने जब अध्याय 9 कंप्लीट किया था तो उसमें पढ़ा था हमने गौतमी पुत्र सतकर्णी के प्रशस्ति के बारे में। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है, आखिर शिक्षा क्या देती है? वे प्रशस्ति कवि ने इनमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यानी प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा हुई है। प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा का जिक्र है। ठीक है, क्योंकि ये उसके मंत्री या कवियों द्वारा ही लिखा जाता था और इसीलिए इसमें राजा की प्रशंसा का जिक्र मैक्सिमम होता था। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बारे में ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ठीक है, प्रशस्ति का एक अंश है यहाँ पे दिया गया है, उसको देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, दिया है योद्धा समुद्रगुप्त। आपको पता होना चाहिए
समुद्रगुप्त ही उस टाइम पे ऐसा एक राजा था जिसको क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान किया था। समुद्रगुप्त ने कौन सा अभियान किया था? दक्षिण का अभियान भी किया था। इन बातों को आपको नोट कर लेना है और याद रखना है, अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रशस्ति का एक अंश जो है वो है योद्धा समुद्रगुप्त। इसमें देखिए क्या लिखा है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि राजा लड़ता हुआ ज़्यादा ही कुछ अच्छा लग रहा है, यानी राजा की प्रशंसा भरपूर की गई है। ठीक है, और हमने एक मानचित्र देखा था, याद है आपको? ऊपर भी मानचित्र देखा था और यहाँ पे भी एक मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी एक मानचित्र दिया हुआ है पृष्ठ नंबर 105 पे। इसको जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि हरे रंग का क्षेत्र से रंगा गया है, जो हरे रंग के क्षेत्र से रंगा गया है पृष्ठ नंबर 105 पे। देखते हैं पृष्ठ नंबर 105 कहाँ है? जी रहा मानचित्र 7, जो हरे रंग से रंगा हुआ क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो हरे रंग से रंगा हुआ है, ये जो क्षेत्र है जो हरे रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। क्या बोल रहा है इसके बारे में देखते हैं। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाई देंगे। उसी तरह कुछ बैंगनी और नीले रंग भी दिखाई मिलेंगे। ठीक है, यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। जब हम इस मैप को देखते हैं तो ये जितने भी मैप में रंगे हुए क्षेत्र हैं ये कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त से संबंधित रहे थे, जिसमें समुद्रगुप्त ने अपने आक्रमण किए होंगे। और ये सारे के सारे उस प्रशस्ति के ही भाग दिखाई पड़ते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, वो कौन कौन से क्षेत्र रहे होंगे जरा देखते हैं। आर्यव्रत के क्षेत्र कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और नालंदा। ठीक है, मेनली ये थे। आगे देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि दक्षिण अभियान समुद्रगुप्त ने किया था। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। समुद्रगुप्त ने उन्हें दोबारा से शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, कौन से रंग से रंगा हुआ है ये? लाल रंग से। तो लाल रंग वाला देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें है पल्लव, अमरावती, गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। ठीक है, पल्लव, अमरावती और मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इत्यादि के क्षेत्र ये आते हैं। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दिया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण संघ आते हैं। गढ़ और संघ के बारे में आपको अध्याय 5 में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा अध्याय 5 के, और आपको गढ़ और संघ के बारे में पता चल जाएगा। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये पड़ोसी देश। वह इलाके के शासन जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। नीले रंग से रंगे हुए देखिए कौन से हैं। ये जो राज्य है ये शक और कुषाण वंश से संबंधित रहे होंगे, ये वाले क्षेत्र। ठीक है, इसमें श्रीलंका के शासक भी थे।
इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। बहुत महान राजा था समुद्रगुप्त। ये आप देख रहे हैं, ये इस समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इसमें। ठीक है, इनमें सिक्कों पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी सिक्कों से सांस्कृतिक इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विक्रम संवत, विक्रम संवत ये ध्यान रखना है 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व कौन सा संवत था? विक्रम संवत में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने कब धारण की थी? जब उन्होंने शकों को हराया था। ठीक है, और 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत बना था। ठीक है, वंशावलियाँ क्या कहती हैं? वंशावलियाँ, वंशावलियाँ ये होती है क्रमबद्ध रूप से राजा का पुत्र राजा और उसके नीचे का जो आएगा वो उसके बाद पदवी संभालेगा। तो अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह प्रतिमा यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाधाजीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। ये कितनी महान उपाधि है, महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे अनेक उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को पराजित किया था। शक शासक को किसने पराजित किया था गुप्त वंश में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और एक संवत चलाया था जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। कौन से ईस्वी में? 58 BC में। ठीक है, बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किससे संबंधित रहे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित रहे थे। कौन? कालिदास और आर्यभट्ट किससे संबंधित रहे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित रहे थे। आइए देखते हैं और अधिक जानकारी अध्याय 11 में एनसीईआरटी ने दे रखी है। ठीक है, आइए देखते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्ष के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा उसी तरह हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हर्ष के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ठीक है, ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित। और बाणभट्ट किससे संबंधित रहे थे? हर्षवर्धन से संबंधित रहे थे। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए अनेक राजा बनने तक का वर्णन है। चीन तीर्थयात्री शिवेंत्सांग, जिनके बारे में अध्याय 9 में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जिसने जहाज में बहुत सारे सामान फेंके जा रहे थे लेकिन इसने कुछ फेंका नहीं था। अध्याय 9 में हमने देखा था। आप जाके अध्याय 9 देखिएगा, इनके बारे में अच्छे से आप समझ पाएंगे। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। हर्ष सबसे पहले कहाँ के राजा बने थे? थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे।
जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किसको, उनके बहनोई को, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर उनको नहीं मिल पाई। यानी हर्ष को सबसे ज़्यादा सफलता कहाँ मिली, मगध और बंगाल वाले क्षेत्र में मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में देखते हैं। ये बहुत फेमस राजा रहे हैं ये तीनों, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिणी भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी, एहोल। एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था ये। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे समृद्ध प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्तन द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। यानी रवि कीर्तन किसके दरबार से संबंधित रहे थे, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार से संबंधित रहे थे। इनमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित थे। आपको ये कीवर्ड याद रखना पड़ेगा एग्जाम्स में करने के लिए, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ हो गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में क्लास 7 जब पढ़ेंगे, क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब देखेंगे हम किसके बारे में, चोलों के बारे में, चोल वंश के बारे में। वहाँ पर हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मेरे इस चैनल से कनेक्ट रहना है ताकि जब क्लास 7 की हम हिस्ट्री पढ़ें तो वो भी आपको पूरी तरह समझ में आए। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थी? गांव थी। लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय का मंत्री भी रहे थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। आज भी होता है, जो लोग मेन होते हैं उनका बोलबाला भी ज़्यादा होता है। इनमें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों का काफिले का नेता, प्रथम कुलीन अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग रहते थे। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। कायस्थ मतलब होता है लिपिक, ठीक है। मुख्य शिल्पकार अथा तथा व्यापारियों के काफिले भी थे जो इनका नेता थे यहाँ पे, ठीक। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्तियों इतने शक्तिशाली हो जाते कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना,
कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इस टाइम पे राजा अपने साथ सेना तो रखते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो समय आने पर राजा को सहायता देते थे सेना के रूप में। इन सेना नायकों को कोई नियत वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता। दी गई भूमि से ये कर वसूलते, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते। साथ ही वे इसमें युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। इसीलिए कई सारे राज्यों का विघटन हुआ, क्योंकि सामंतों ने विघटनकारी तत्व में जोरदार भूमिका निभाई। ठीक है। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। नगरम क्या था? व्यापारियों का एक संगठन था। उर क्या है? ग्राम सभा। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने के में आम लोग कैसे थे, देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के प्रसिद्ध हैं। कालिदास क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि उन्होंने राज दरबार के जीवन का चित्रण किया है अपने नाटकों में। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास ने। एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। ठीक है। एक कहानी है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कहानी क्या बताती है, कुछ तो सिखाएगी। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ठीक है, कितना फ़ायदा उठाया उस मछुआरे का इन लोगों ने। राजा कितना बढ़िया था, राजा ने दिया गिफ्ट और ये द्वारपाल और पुलिस वाला चल दिए घूस वसूलने। चीनी तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, कौन? फासियान। इसके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको जाके अब मस्ट देख लीजिएगा। फिर आपको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को अछूत छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का एक बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिनमें सोने का पैदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान,
बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते तथा जानवरों को चारा भी देते। वे राजा से मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते और व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जब राजा की सेना चलती थी राजा के साथ, तो पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, कुछ अन्य जानकारी है जो एनसीईआरटी हर चैप्टर के लास्ट में देती है, देख लेते हैं। मरुभूमि होते हुए भी अरब के बारे में बताया गया है। अरब से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है जहाँ से मुस्लिम का उदय हुआ है। ठीक है, तो आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मुसलमान कौन है और मुस्लिमों का उदय, मैंने इस पर डिटेल्ड एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्री और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है, को जीत लिया था। ये कुरान का अंश था जो यहाँ पे कोट किया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, कुछ उपयोगी शब्दावलियाँ हैं जो आपको यहाँ देखनी है और इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम सुन के इनके उत्तर देने हैं। प्रशस्ति क्या थी? आर्यव्रत, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम। ठीक, और आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं 100 वर्ड में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको नीचे दिए जाएंगे इनके 100 वर्ड में उत्तर देना है। कमेंट में बताना है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो हर चैप्टर के लास्ट में दी गई होती हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी। हर्ष के वंश की शुरुआत यानी हर्षवर्धन 1400 साल पहले अस्तित्व में आया था। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्लास 6 का ही होगा। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अपना प्यार भरपूर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी एक मैंडेटरी चीज़ है जो आपको करना ही है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।